हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। आज का हमारा लोकेशन सिरोही डिस्ट्रिक्ट का एवड़ी गांव है। प्रकृति ने इसको बड़े ही नाजों से संवारा और संभाला है। तो हम बात कर रहे थे गुप्त साम्राज्य की, जिसमें हमने सारे गुप्त शासकों को पढ़ा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुप्तों की केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन पर केंद्रित है। गुप्तों के केंद्रीय प्रशासन की पहले बात करते हैं। तो जो सम्राट होता था वो केंद्रीय प्रशासन की धुरी होता था। वो ही सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, और साथ में ही सर्वोच्च विधायी का भी सम्राट ही होता था। और अमूमन ऐसा राजतंत्र में हर जगह यही हमें देखने को मिलता है, अर्थात केंद्रीय शक्ति होती है वो सम्राट या राजा में या शासक में निहित होती है। तो जो केंद्रीय प्रशासन है उसकी बात करें तो सम्राट को विष्णु के समान देखा जाता था, जिस पर प्रजा के पोषण, पालन और रक्षण का भार है वो होता था। गुप्त काल आते आते देवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, राजा के देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, वो कमज़ोर पड़ने लग गया था। राजा होता था, उसकी जो शक्ति है जो मौर्य प्रशासन में हमें देखने को मिलती है, उसका भी एक तरीके से विकेंद्रीकरण है वो हो गया था। मौर्य काल और गुप्त काल की हम तुलना करें तो हमें दो बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहले परिवर्तन की बात करें तो वो यह है कि जो एक बड़ा प्रशासनिक तंत्र है, मंत्रिमंडल की एक विस्तृत व्यवस्था है जो हमें मौर्य काल में देखने को मिलती है। अर्थात वहाँ पर हमें 18 प्रकार के मंत्री और 26 प्रकार के उच्च अधिकारी, जिनको अध्यक्ष कहा जाता था, वो देखने को मिलते हैं मौर्य प्रशासनिक तंत्र में। जबकि गुप्त काल आते आते हमें उनमें कटौती देखने को मिलती है। हमें बड़ी कम संख्या में मंत्री और कम संख्या में जो है उच्च अधिकारी देखने को मिलते हैं मौर्य काल की अपेक्षा। मौर्य काल में हमें जो 18 प्रकार के मंत्री मिलते थे, उनकी अपेक्षा हम गुप्त काल की तरफ दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि महाबलाधिकृत नाम का जो मंत्री या अधिकारी कह दो होता था, वो सैनिक तंत्र का अध्यक्ष या यूँ कहें कि सेनापति होता था। फिर महादंड नायक न्यायाधीश होता था। दंडपाशिक सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था। विनय स्थिति संस्थापक शिक्षा अधिकारी होता था। संधि विग्रहक जो होता था उसका काम युद्ध और संधि करने का होता था। यह आज के रक्षा मंत्री जैसा ही होता था। महाप्रतिहार जो होता था उसका काम राजमहल के संबंध में व्यवस्था करने का होता था। युक्त पुरुष होता था, उसका काम युद्ध में हस्तगत की गई और विजित की गई जो संपत्ति होती थी उसका लेखा जोखा युक्त पुरुष करता था। इसके अलावा भंडागाराधिकृत होता था, वो राजकोष का अधिकारी होता था। और महाअक्षपटलिक जो होता था वो लेखा जोखा करने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था। जो मंत्री होते थे, एक मंत्री के पास में 2 या 2 से ज़्यादा विभाग भी हो सकते थे। जबकि हमें मौर्य प्रशासन में देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति के पास में एक ही विभाग होता था और साथ साथ में एक विस्तृत विभाग है या विभागीय जो व्यवस्था है वो हमें मौर्य काल में गुप्त काल की अपेक्षा देखने को मिलती है। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन हमें मौर्य काल की अपेक्षा गुप्त काल में देखने को मिला वो था केंद्रीय शासन या केंद्रीय शासन की जो पहुंच है या केंद्रीकृत जो व्यवस्था है वो मौर्य काल में सुदृढ़ थी, जबकि गुप्त काल में हमें विकेंद्रीकरण के तत्व देखने को मिलते हैं। मौर्य काल में सारा कुछ जो शासन होता था वो एक सम्राट में निहित होता था और सम्राट की जो इच्छा होती थी वो ही सर्वोपरि होती थी। जबकि गुप्त काल में हम देखते हैं
कि जो समुद्रगुप्त की नीति थी, जैसे कि उसने उत्तर भारत के जो 9 राज्यों को जीता था, वहाँ हमें प्रसभोद्धरण की नीति देखने को मिलती है। जिन 9 राज्यों को जीता था उस पर उसने अधिकार कर लिया था, जबकि दक्षिण भारत के जो 12 राज्यों को उसने जीता था, वहाँ उसने मोक्षानुग्रह की जो नीति है, ग्रहण मोक्षानुग्रह की जो नीति है, उसको अपनाया था। और उसके अलावा शक, कुषाण, मुरुंड, इन लोगों को भी जीत कर दाता जो राज्य है वो बनाकर छोड़ दिया था। दक्षिण भारत के जो 12 राज्य थे उनको भी अपना राज्य वापस लौटा दिया था और उनको अपने अपने राज्यों में शासन करने का भी अधिकार बशर्ते दे दिया था कि वो कर है वो निश्चित समय पर जमा करवाते रहें, अर्थात उनको करदाता राज्य है वो बनाकर छोड़ दिया था। तो इससे यह तय होता है कि जिन राज्यों को समुद्रगुप्त ने जीता था वो उसके करदाता राज्य जरूर थे, लेकिन वहाँ का जो शासन था वो वहीं के राजाओं के पास में था। इस तरीके से एक सामंतवाद की व्यवस्था है वो पनपने लगती हैं। इसके अलावा जो गुप्त काल में मंत्री और शासकीय अधिकारी होते थे उनको नकद वेतन बहुत कम ही दिया जाता था, ज़्यादातर उनको उसके बदले में भूमि दान दिया जाता था। इसके अलावा जो मंदिर और जो पाठशालाएं होती थी, शिक्षण संस्थाएं होती थी, और उनके साथ साथ में जो ब्राह्मण होते थे उनको भी भूमि दान दिया जाता था। पहले जो भूमि लेने वाला या भूमि प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता था उसको वहाँ से सिर्फ राजस्व प्राप्त करने की ही सुविधा या अधिकार दिया हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे समय के साथ में राजा ने उनको वहाँ के शासकीय अधिकार भी दे दिए। शासकीय अधिकार से तात्पर्य है कि वहाँ कानून व्यवस्था बनाने का जो अधिकार है, वहाँ के लोगों का न्याय करने का जो अधिकार है, वो भी राजा ने दान ग्रहीता को दान के साथ ही सौंप दिया। इस तरीके से राजा का जो शासन था या उसका जो साम्राज्य था उसमें छोटे छोटे राज्य उभर कर आए जो अपने आप में स्वशासित या स्वायत्त थे। जहाँ का शासन तंत्र है वो वहीं के दानग्राही व्यक्ति, जो कि ब्राह्मण हो सकता था या सामंत हो सकता था या राजकीय अधिकारी या कर्मचारी हो सकता था, उनके हाथ में होता था। इस तरीके से हमें विकेंद्रीकरण के जो तत्व हैं जो सातवाहन काल में शुरू हुए थे वो गुप्त काल में स्पष्टतः देखने को मिलते हैं। तो यह जो केंद्रीय प्रशासन है उसमें एक बड़ा परिवर्तन हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है। इसके साथ में ही राजा को वर्णाश्रम व्यवस्था का रक्षक माना जाता था। इसके लिए हम यशोधर्मन का एक जो अभिलेख है उसको पुरातात्विक साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें अभयदत्त नाम के व्यक्ति का उल्लेख है राजा के रूप में और उसको वर्णाश्रम व्यवस्था का रक्षक बताया गया है। जो मंत्री होते थे उनको मंत्रिन या सचिव कहा जाता था। सबसे बड़े जो अधिकारी होते थे वो कुमारामात्य होते थे, जो कि केंद्र में ही रहते थे। इस तरीके से यह केंद्रीय प्रशासन था मौर्य शासन का। और हम प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो प्रांतों को सुविधानुसार या शासकीय सुविधा के अनुसार राज्य को प्रांतों में बांटा हुआ था। उन प्रांतों को उपरिक, प्रांत, प्रदेश, भोग कहा जाता था। इनके जो अधिकारी होते थे उनको उपरिक, गोप्ता, राजस्थानीय, इस तरीके से उनको कहा जाता था। जो केंद्रीय शासन के अधीन भूमि होती थी उसकी जो प्रादेशिक इकाई होती थी उसको देश कहा जाता था और जिसका शासक गोप्ता होता था। उसके अलावा जो बाकी प्रांत होते थे उनको ज़्यादातर भुक्ति कहा जाता था। जिनके जो प्रशासक होते थे वो उपरिक कहे जाते थे। और यह जो है उपरिक सलाह मशविरा है वो कुमारामात्य से
करते थे और जो प्रांत थे उनको विषयों में बांटा गया था। आज की हम व्यवस्था की बात करें तो ये विषय जो होते थे वो आज के जिलों की तरह ही होते थे और जो विषय का अधिपति होता था उसको विषयपति कहा जाता था। विषय पति जो होता था उसको परामर्श के लिए विषय परिषद भी होती थी, जिसमें श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ, ये जो लोग होते थे वो उसके सदस्य होते थे विषय परिषद के। फिर जो स्थानीय प्रशासन है उसको दो भागों में बांटा हुआ था, नगरीय प्रशासन और ग्राम प्रशासन। नगरीय प्रशासन जो होता था उसका जो अधिकारी होता था उसको नगरपति या पुरपाल कहा जाता था। उसका जो उत्तरदायित्व होता था वो नगर को लेकर होता था और जो ग्राम होते थे उसका जो अधिकारी होता था उसको ग्रामिक या महत्तर कहा जाता था। इसका उत्तरदायित्व ग्राम को लेकर होता था और गांव और विषय के बीच में ग्रामों के समूह नाम से एक पेठ नामक इकाई भी होती थी। तो यह गुप्तों का प्रांतीय प्रशासन था। तो हमने केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन को देखा। हम देखते हैं कि मौर्य काल में शासक का जो नाम होता था वो सामान्य सा होता था। उसकी अपेक्षा गुप्त काल में बड़ी बड़ी उपाधियां हमें देखने को मिलती हैं, जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक, महाभट्टारक। ये आडंबरपूर्ण उपाधियां हैं, वो सत्ता के विकेंद्रीकरण होते हुए स्वरूप को दर्शाती हैं। और साथ साथ में जो शासक हैं उनका जो रुतबा था वो भी धीरे धीरे समय के साथ में हमें कम होता देखने को मिलता है और जो सामंती व्यवस्था है उसमें बहुत सारे सामंत हैं, वो धीरे धीरे शक्तिशाली होते हुए भी हमें नज़र आते हैं। आगे हम देखेंगे कि कई बार जो शक्तिशाली सामंत होते थे वो राजा को सत्ताच्युत करके खुद शासक बन जाते थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।